हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम आर के राजपूत का 23 लेसन जो है आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आपको हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना, छोड़ना क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंसिडरेशन टू इवॉल्व ए गुड डिज़ाइन। देखिए, गुड डिज़ाइन का मतलब क्या हो? कोई मशीन का गुड डिज़ाइन करना है तो मेजर कंसिडरेशन क्या आप ले सकते हो? कॉस्ट, ठीक है, ले सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी भी ले सकते हैं। कंप्लायंस विद परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कैसा परफॉर्मेंस हमको लेना है, ये सब ले सकते हैं। एज लेट डाउन इन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे चीज़ हमको देख करके ही मशीन गुड डिज़ाइन की हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, इम्पोज लिमिटेशन ऑन डिज़ाइन। इम्पोज लिमिटेशन ऑन डिज़ाइन क्या होगा? सैचुरेशन, टेम्परेचर राइज, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर। तो इम्पोज, ठीक है, इम्पोज लिमिटेशन किसका होना? सैचुरेशन को होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, एफिशिएंसी कैसी है, ठीक, पावर फैक्टर कैसा है, इन सब का सबको ध्यान में रखना, लिमिटेशन रहना चाहिए। ठीक है, एक लिमिट में रहना चाहिए ये सब। द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन शुड बी एज पॉसिबल टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। एफिशिएंसी ऑफ द मशीन शुड बी कैसा होना चाहिए? एफिशिएंसी वो आपका एक तरीके से ऐसे इस पे यहाँ पे फिलअप होगा, हाई। एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन शुड बी हाई पॉसिबल टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब एफिशिएंसी हाई रहेगा तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। If an insulating material is operated beyond the maximum allowable temperature, its life, ठीक है, if an insulating material is operated beyond the maximum allowable temperature, its life। देखिए, एक आपका टेम्परेचर डिसाइड हो जाता है कि कोई इंसुलेटर है आपका, ये कितने टेम्परेचर तक चलेगा, ये आपका डिसाइड हो गया। उस टेम्परेचर के अगर हम नीचे ही चला रहे हैं तो इसकी लाइफ क्या होगी? अगर उस टेम्परेचर के हमेशा नीचे ही चलाएंगे तो इसकी लाइफ तब भी घट जाएगी, तो भी क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे मैंने कुछ आपको थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्योंकि जो इंसुलेटर का जो टेम्परेचर दिया गया है उस टेम्परेचर से अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर पे चला रहे हो तो लाइफ क्या होगी? उसकी घटेगी। अगर उससे कम पे चला रहे हो तब लाइफ आपकी बढ़ती। ठीक है, तो यहाँ पे बियॉन्ड द मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा चला रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा? ये घटेगा। क्या है? द डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्पीड मशीन। देखिए, अगर कोई मशीन है उसका मैकेनिकल की बात हो रही है, मैकेनिकली जो मतलब घूमता है उसकी बात हो रही है, वो कैसा मतलब क्लियरली ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस पर। तो क्या पर्टिकुलर इस पे ध्यान देना? तो इसकी स्पीड जब मशीन की हाई हो, ठीक है, जब हाई होगी स्पीड तब आपको ज़्यादा इस पर कंसिडरेबल मतलब ध्यान देना पड़ेगा। डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल पार्ट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ हाई, ठीक है, हाई स्पीड मशीन में। इन इंडक्शन मोटर द लेंथ ऑफ एयर गैप इन केप्ट एज स्मॉल। ठीक है, जो लेंथ ऑफ एयर गैप है इंडक्शन मोटर, ये एयर गैप, लेंथ ऑफ एयर गैप केप्ट स्मॉल, ये स्मॉल है, एज मैकेनिकली पॉसिबल इन ऑर्डर टू हैव। देखिए, अगर लेंथ स्मॉल होगा एयर गैप का तो पावर फैक्टर ऑटोमेटिक इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, क्योंकि एयर गैप क्या, एयर गैप जितना ज़्यादा होता है उतना इम्पिडेंस बढ़ता है। एयर गैप कम बोला तो इम्पिडेंस कम हो जाएगा। इम्पिडेंस कम हुआ तो कॉस फाई इक्वल टू होता है आर बाई में जेड। जेड कम हुआ तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सीधे सीधे, ठीक है ना। इन मशीन द साइज ऑफ द शाफ्ट इज डिसाइडेड बाय द क्रिटिकल स्पीड विच डिपेंड ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट। कैसी मशीन में? ठीक है, इस मशीन द साइज ऑफ द शाफ्ट डिसाइडेड बाय द क्रिटिकल स्पीड। कैसे आप डिसाइड करोगे कैसी मशीन होनी चाहिए? वो मशीन आपकी होनी चाहिए लार्ज। ठीक है, जब लार्ज मशीन होगा तो तब आप क्या करेंगे? द साइज ऑफ शाफ्ट
लार्ज मशीन में हम साइज ऑफ सॉफ्ट को डिसाइड करते हैं बाय द क्रिटिकल स्पीड विच डिपेंड ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द सॉल्ट। क्योंकि लार्ज मशीन रहेगी तो आपका ये आपका जो घूमने वाला पार्ट होता है ये भी लार्ज ही होगा, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ पे होगा डिफ्लेक्शन ऑफ द सॉफ्ट से हम क्रिटिकल स्पीड से आपको पता कर सकते हैं कि सॉफ्ट की साइड कितना होना चाहिए, हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। द लेंथ ऑफ एयर गैप टू बी प्रोवाइडेड इन length of air gap to be provided in is primarily determined by the power factor consideration, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो पावर फैक्टर कंसिडरेशन जो अभी एक क्वेश्चन में मैंने कराया वो कौन सा था, इंडक्शन मोटर का, कि उसमें एयर गैप अगर कम होता है तो पावर फैक्टर अच्छा होता है और ज़्यादा होता है तो पावर फैक्टर कम होता है। ऐसा क्यों होता है अभी मैंने बताया। इलेक्ट्रिकल मशीन हैविंग ए पावर आउटपुट अप टू अबाउट 750 वाट मे बी कॉल्ड। देखिए 750 वाट इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसका पावर आउटपुट जो है 750 वाट से क्या है ज़्यादा है। तो 750 वाट से ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा आपका लार्ज, ठीक है, लार्ज होगा। 1000 वाट तक क्या लार्ज मशीन बन जाएगी, आप ही बताओ। इसी ने ये भी पूछा ना कि पावर आउटपुट अप टू द अबाउट 750 वाट, तो 750 वाट का मतलब क्या होगा स्मॉल साइज का, ठीक है। अगर आपका वहाँ से 1000 वाट से एबव होता तब मीडियम में आते हैं, फिर 1000 वाट से ज़्यादा होगा 1500 वाट है तब हम हाई पे जाते हैं 2000 वाट से, ठीक है, स्मॉल साइज। इलेक्ट्रिकल मशीन हैविंग पावर आउटपुट रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू किलोवाट अप टू अप्रॉक्सीमेटली 250, देखिए आ गया 25,000 वाट तक। ये आपका कितना हो जाएगा 250,000 वाट में भी क्लासिफाइड। क्या स्मॉल साइज मशीन होगी 250 किलोवाट की, बताइए। अभी तो 750 वाट था तो स्मॉल साइज मार दिया आपने। अब आपका क्या है 250 किलोवाट है तो ये मीडियम साइज, ठीक है। अब जैसे अब MVA अब ये मेगावाट वगैरह आ गया तो वहाँ पे आप लार्ज साइज मशीन, ठीक है। कॉमर्शियली अवेलेबल मीडियम साइज मशीन, अब कितने RPM तक होना चाहिए मीडियम साइज मशीन, तो आपका 2000 से 2500 RPM तक ये स्पीड होती है, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट में। द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन कैन बी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन में कैसा बेसिक प्रिंसिपल किसका लगता है, तो सबको पता है कि इंडक्शन लगेगा, अलाइनमेंट लगेगा, इंट्रैक्शन लगेगा, सभी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज कैन बी कॉज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। चेंज इन फ्लक्स लिंकेज कैन बी कॉज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कैसे हम उसको क्या चेंज कर सकते हो, वो कौन सा कारण है, ठीक है, हमको रीजन बताना है। तो कौन सा रीजन रहेगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। द फ्लक्स इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड स्टेशनरी एंड द कॉइल मूव थ्रू इट, ये भी सही है, ठीक है। द कॉइल इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्स एंड द फ्लक्स वेरीज इन मैग्नेटिज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी सही है। बोथ द चेंजेज मेंशन्ड अबव अकर टुगेदर, मतलब देखिए फ्लक्स चेंज की बात हो रही है, चेंज इन फ्लक्स, तो चाहे एक को चेंज करवाओ और एक को स्थिर रखो, ठीक है, और फिर दूसरे को स्थिर रखो, पहले को मूव करवा दो या दोनों को मूव करवा दो तो तब भी चेंज हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हम आंसर क्या करेंगे, टिक करेंगे, डी, फ्लक्स की बात हो रही है। इज इनवर्सली यूज्ड फॉर वाइंडिंग of electrical machine because it is easily workable without any possibility of fracture। देखिए बोला कि universally used to winding of electrical machine because it is easily workable without possibility fracture, तो मतलब कोई फ्रैक्चर ना आए। इसके बाद वाइंडिंग में सीधे सीधे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाइंडिंग में हम कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा मेटल इसमें मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, मेटल नहीं।
तो देखिए बाइंडिंग में हम ज़्यादातर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप घरों में पंखे हुए, ट्रांसफार्मर हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें कॉपर का बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी ज़्यादा होती है, 8.7 से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं वाइंडिंग्स में। ओके, एल्युमिनियम व्हेन एडॉप्टेड एज कंडक्टर मटेरियल इन ट्रांसफार्मर। अब कैसा ट्रांसफार्मर है ये हमको बताना है, स्मॉल साइज रहेगा कि बिग साइज, यही होगा। ऑप्शन देखते हैं। ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज द ओवरऑल कॉस्ट इन द ट्रांसफार्मर। देखिए उसमें बोला था कैसा ट्रांसफार्मर, ऊपर जो पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो कैसा ट्रांसफार्मर रहना चाहिए, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, मीडियम साइज। देखिए कॉपर की जगह अगर आप ट्रांसफार्मर में एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली है कि कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगा ट्रांसफार्मर का, कम हो जाएगा, डिक्रीजेज। ठीक, जो कि आप दिया भी स्टेटमेंट में, कम हो जाएगा। लेकिन कैसा ट्रांसफार्मर होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। क्यों, ये भी हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि अगर लार्ज साइज ट्रांसफार्मर आप ले रहे हो तो उसमें लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्या लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे आपका कॉस्ट बचाने के चक्कर में, कॉस्ट इसके बाद ज़्यादा और कॉस्ट भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लॉसेस के चक्कर में ज़्यादा कॉस्ट जाएगी, इसलिए हम स्मॉल साइज में एल्युमिनियम का इस्तेमाल करें तो कॉस्ट जो है आपका कम ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिस्टेंस ग्रिड टू बी यूज्ड इन द स्टार्टर ऑफ ए लार्ज मोटर। अब स्टार्टर के रूप में इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आपका कॉस्ट आयरन होता है, कॉस्ट आयरन मटेरियल का यूज होगा। ठीक है, स्टार्टर के रूप में आपका क्या बोला, मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिस्टेंस ग्रिड, रेजिस्टेंस का ग्रिड बनाना है। ठीक है, रेजिस्टेंस ग्रिड बनना है और किस मटेरियल का बनना है, कॉस्ट आयरन का, तब आप स्टार्टर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हो मोटरों में। ठीक है, मटेरियल एक्सिबिटिंग जीरो वैल्यू रजिस्टिविटी नोन एज, रजिस्टिविटी जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर बोलेंगे। रेजिस्टिविटी जीरो का मतलब सुपर कंडक्टर, नॉट ए कंडक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होती है, जीरो नहीं होती, सुपर कंडक्टर की जीरो होती है। हैज़ लो रिलेटिव परमेबिलिटी एंड इज यूज्ड प्रिंसिपली इन फील्ड frames when cost is of primary importance and extra weight is not objectionable। लो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी किसकी है, ठीक है, आपको भी पता कॉस्ट आयरन की इसमें सब में से प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे लो है और कोई इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर दोज पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट which carry steady flux and need superior mechanical properties। superior magnetic property किसकी होगी, मैकेनिकल, superior mechanical properties किसकी होगी, और जो क्या बोल रहा है extensively used those portion of magnetic circuit, तो किसका इस्तेमाल होता है, कॉस्ट स्टील का। ठीक है ना। hot rolled sheet have value of permeability, हार्ड रोल्ड शीट की वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। द हीटेड पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन डिसिपेट हीट इनटू देयर सराउंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ हीट डिसिपेशन। क्या हो जाएगा आपका, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सभी माध्यमों से हीट यहाँ पे क्या होती है, डिसिपेट होती है। द हीट डिसिपेटेड बाय फ्रॉम ए सरफेस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, रफनेस etc। तब कैसे आप इसमें हीट का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ये हमको बताना है इसमें किस माध्यम से, तो यहाँ इसमें रेडिएशन से होता है। ठीक है, किससे होता है, रेडिएशन से। जैसे सूर्य का होता है, सूर्य भी रेडिएट करता है, इसी तरह इसका। द इंक्रीज इन हीट डेसिपेशन बाय एयर ब्लास्ट इज ड्यू टू इंक्रीज। अब देखिए एयर ब्लास्ट इसमें आ गया, एयर ब्लास्ट में कैसा होगा, कन्वेक्शन होगा, मतलब जैसे मटेरियल का भी उसमें फ्लो होता है हीट के साथ, वो कन्वेक्शन होता है। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे ये सॉलिड है, यहाँ का जो मटेरियल है पहले ये हीट होगा, ये इसको देगा, इसको देगा, इसको,
मतलब पार्टिकल इधर उधर नहीं मूव करेगा। कन्वेक्शन में पार्टिकल, जैसे ही आप वाटर है इसमें भरा हुआ और यहाँ से आप हीट दे रहे हो, ठीक है, तो ये नीचे वाला पहले हीट होकर ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला आएगा फिर हीट, ऐसे इसमें प्रोसेस बना ही रहती है। तो यहाँ पे पार्टिकल मूव करते हैं, कंडक्शन में नहीं मूव करता। तो कन्वेक्शन यहाँ पे है, जो मैंने ये वाला मेथड बताया कन्वेक्शन, ठीक। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल हीट कन्वेक्टेड डिपेंड। अब देखिए वेरिएबल हीट कन्वेक्टेड किस पे डिपेंड करेगा, पावर डेंसिटी पे, एकदम सही। और दो जो जहाँ पे हीट का ट्रांसफर होना है वो दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ये भी सही है। और थर्मल रेजिस्टिविटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, ओके, इस पे भी डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आपका 24। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर एयर कूलिंग ऑफ टर्बो अल्टरनेटर। टर्बो अल्टरनेटर की बात हो रही है, तो किस पे डिपेंड करेगा, वन साइडेड एक्सियल वेंटिलेशन, ठीक है, टू साइडेड एक्सियल वेंटिलेशन, ये दोनों सही है। मल्टीपल इनलेट सिस्टम, ये भी सही है। तो यहाँ 25 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, क्या हो जाएगा डी। 26 मल्टीपल इनलेट सिस्टम ऑफ एयर कूलिंग ऑफ टर्बो अल्टरनेटर कैन बी यूज्ड फॉर मशीन ऑफ रेटिंग अप टू। कहाँ तक होनी चाहिए मशीन की रेटिंग, हमको ये बताना है। तो 60 मेगावाट तक, तब ये सिस्टम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन कूलिंग। हाइड्रोजन कूलिंग का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा रहेगी, रेटिंग बढ़ेगा, लाइफ भी बढ़ेगी, स्मॉलर साइज ऑफ कूलर रहेगा, एकदम सही। तो ऑप्शन ई। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज, क्वेश्चन बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब एयर का कितना गुना होता है, ठीक है। तो एयर का 0.07 टाइम्स ऑफ एयर, ठीक है। हाइड्रोजन हैड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट टाइम्स दैट ऑफ एयर। अब फिर से वही बात, लेकिन यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात हो रही हुई है, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1.5 टाइम्स होता है, ठीक है, 1.5। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की थर्मल कंडक्टिविटी आपकी 7 होती है, याद रखिएगा। विद कन्वेंशनल हाइड्रोजन कूलिंग इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द रेटिंग ऑफ ए सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट टू क्या हो जाएगा आपका 200 मेगावाट, ओके। द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय ए cooled machine is less as the rotor move in a medium of smaller density। ऑप्शन चेक करते हैं क्या होता है वहाँ पे, हाइड्रोजन फिलअप करेंगे, ठीक है। कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसिपेटिंग द आर्मेचर, कौन सी कूलिंग यहाँ पे वही बताना है, या प्रोसेस ऑफ डिसिपेटिंग द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग लॉसेस, वहाँ पे कौन सी कूलिंग का हम यूज करें, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो वहाँ पे हम कैसा कूलिंग का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ हम करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग लॉसेस टू कूलिंग मीडियम सर्कुलेटिंग विद इन द वाइंडिंग इंसुलेशन वॉल, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। मशीन कूल्ड बाय डायरेक्ट कूलिंग मेथड बाय मे बी कॉल्ड, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जो डायरेक्ट कूलिंग करते हैं उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सुपरचार्ज, इनर कूल्ड, कंडक्टर कूल्ड। तो ये सभी को कूल्ड ही करता, तो एनी ऑफ द किसी को भी ले लीजिए, ठीक है ना। इन डायरेक्ट कूल सिस्टम यूजिंग हाइड्रोजन, इन डायरेक्ट कूल्ड सिस्टम यूजिंग हाइड्रोजन बोथ स्टेटर एंड रोटर कंडक्टर आर मेड, क्या आर मेड, हॉलो, ठीक है। डायरेक्ट कूल्ड सिस्टम यूजिंग हाइड्रोजन बोथ स्टेटर एंड रोटर कंडक्टर आर मेड हॉलो। विद डायरेक्ट वाटर कूलिंग it is possible to have, with direct water cooling it is possible to have rating of about, rating of about कितना 600 मेगावाट। द रजिस्ट, देखिए इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, अभी बोले कोई कंसेप्ट सर इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। द रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन, मतलब किससे वाटर की रेजिस्टिविटी किससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो किससे कम नहीं होनी चाहिए,
रेजिस्टिविटी ओम मीटर में होता है तो 2000 ओम मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट वाटर कूलिंग ऑफ रोटर वाइंडिंग प्रेजेंट, नो मैकेनिकल डिफिकल्टीज, लेसर मैकेनिकल डिफिकल्टीज, ग्रेटर मैकेनिकल डिफिकल्टीज। तो डायरेक्ट वाटर कूलिंग की यहाँ पे बात हुई है। डायरेक्ट वाटर कूलिंग का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर मैकेनिकल डिफिकल्टीज होगी, ठीक है। The time taken by the machine to attain 0.632 of its final steady temperature rise is called, ठीक है, rise is called। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा सीधे सीधे हीटिंग टाइम कांस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, हीटिंग टाइम कांस्टेंट। मतलब ये आपको एक तरीके से याद करने वाला है, कुछ समझने वाला है लेसन। इन सेल्फ कूल्ड मोटर द कूलिंग टाइम कांस्टेंट इज अबाउट, सेल्फ कूल्ड को क्या है, मोटर मतलब स्वयं से कूल होता है, उसमें कूलिंग टाइम कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है। तो वो किसके अबाउट होगा, तो वो 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर देन द हीटिंग टाइम कांस्टेंट बिकॉज कूलिंग कंडीशन आर वर्स ऑफ स्टैंड स्टिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मोटर रेटिंग फॉर वेरिएबल लोड ड्राइव्स कैन बी डिटरमाइंड, मतलब कि इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मोटर रेटिंग फॉर वेरिएबल लोड ड्राइव कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, फॉर वेरिएबल लोड के लिए, ठीक है। कौन सा मेथड हम अपनाएंगे, तो कौन सा मेथड अपनाते हैं, मेथड ऑफ एवरेज लॉसेस, इक्विवेलेंट करंट मेथड, इक्विवेलेंट टॉर्क मेथड, इक्विवेलेंट पावर मेथड। तो इनमें से कोई भी मेथड हम अपना सकते हैं, ठीक है, सभी मेथड, ये सारे मेथड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द मैक्सिमम टेम्परेचर राइड अंडर वेरिएबल लोड कंडीशन, अंडर वेरिएबल लोड कंडीशन में कौन सा मेथड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब मैक्सिमम टेम्परेचर राइज है, ठीक है। जब मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होता है तो वो कौन सा है, एवरेज लॉसेस। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप एवरेज लॉस वाला मेथड कैसे अपना, लॉस भी ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, तो वो आपका है इक्विवेलेंट करंट मेथड वेरिएबल लोड के लिए। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द टेम्परेचर राइज ऑफ वाइंडिंग एंड देयर पार्ट्स में बी डिटरमाइंड, ठीक है, वाइंडिंग का टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसका पार्ट डिटरमाइंड, कौन सा पार्ट डिटरमाइंड कर सकता है, ठीक है, किस मेथड से, ओके। तो थर्मामीटर मेथड, रेजिस्टेंस मेथड, एम्बिडेंट टेम्परेचर डिटेक्टर मेथड, तो किसी इन तीनों में से कोई भी मेथड लेंगे आप, किसी से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। द स्लॉट लीकेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एजुम्पशन, ठीक है, स्लॉट लीकेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुम्पशन, द करेंट इन द स्लॉट कंडक्टर is uniformly distributed over their cross section, सही है। the leakage path is straight across the slot and around the iron bottom, ये भी सही है, ठीक है, leakage path straight across होना चाहिए स्लॉट के। the performance of air path is only considered, the reluctance of iron path is assumed as zero, okay, तो all of the above। इस लेसन में आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है, थियरी है, याद करना है। देखो पहले हम बता दे रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एक्साइटिंग और मैग्नेटाइजिंग करंट डिपेंड्स अपॉन विद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्साइटिंग और मैग्नेटाइजिंग करंट किस पे डिपेंड करती है, क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगी, टोटल एमएमएफ रिक्वायर्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द एक्साइटिंग वाइंडिंग, द वे विच ऑफ द वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तीनों सही है, ABC तीनों सही है, ठीक है। ट्रैक्टिव मैग्नेट आर ऑपरेटेड फ्रॉम, अब ट्रैक्टिव मैग्नेट जो है AC पे चलता है कि DC पे चलता है, कि दोनों में से किसी पे भी चल सकता है, ठीक है। किस पे चलता है ये, तो आपका ये दोनों में से आप प्रत्येक में से किसी सप्लाई पे ट्रैक्टिव मैग्नेट को ऑपरेट करवा सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली फंक्शन एज होल्डिंग मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली फंक्शन एज होल्डिंग मैग्नेट क्या होता है, पोर्टेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज टाइप ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, फ्लैट फेस्ड आर्मेचर टाइप, हॉल शू टाइप, फ्लैट फेस्ड प्लंगर टाइप, तो सभी हो गया। आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कि दोनों का इस्तेमाल आप करोगे, तो इसमें केवल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कोर बनाते, ठीक है। द डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल इक्वेशन, which of the following fundamental equation, force equation, magnetic circuit equation, heating equation, voltage equation, तो all of the above. When the two coils side forming a coil are spaced exactly one pole pitch apart, they are said to be off. तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फुल पिच बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फुल पिच। आर ऑलवेज डबल लेयर टाइप क्लोज वाइंडिंग, ओपन वाइंडिंग, आइदर ऑफ द एबव। देखिए ऑलवेज डबल लेयर टाइप की बात हो रही है, ठीक है, और डबल लेयर टाइप की बात होने का मतलब ये क्लोज वाइंडिंग होनी चाहिए। क्लोज वाइंडिंग ऑलवेज डबल लेयर टाइप होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कॉइल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइल साइड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे वाइंडिंग पिच। बस सीधे सीधे डिफिनीशन ही तो सबका दिया है, भाई पूछा है किसका डिफिनीशन है, तो इसमें क्या आपको बताना है, कुछ नहीं बताना है, याद करना सीधे सीधे, आपको पता भी होगा ये सब चीज़ें। द वाइंडिंग वेयर डमी कॉइल आर यूज्ड इज सम टाइम कॉल्ड, देखिए जहाँ पे डमी कॉइल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, बोला द वाइंडिंग वेयर जहाँ डमी कॉइल का इस्तेमाल होता है इज सम टाइम कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइंडिंग। देखिए डमी कॉइल का इस्तेमाल किस लिए किया था, मैकेनिकली बैलेंस के लिए, इसका कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। डमी कॉइल शुड नॉट यूज्ड इन, डमी कॉइल का इस्तेमाल हम यूज नहीं करते, लार्ज मशीन में क्यों इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये लोड खुद लोडेड होता है। पावर ट्रांसफार्मर हैव रेटिंग, देखिए पावर ट्रांसफार्मर की हैव रेटिंग, डिफरेंट रेटिंग के पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। अब इन ऑप्शनों में से हमको बस बता देना है कि कौन सा होगा, ठीक है, तो 200 kVA से ऊपर ही होता है पावर ट्रांसफार्मर, ठीक। पावर ट्रांसफार्मर शुड बी, जो गांव लगता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर होता है, याद रखिएगा। पावर ट्रांसफार्मर शुड बी डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, लोड के मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना पावर ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन किया जाता है, कितने पर डिज़ाइन किया जाता है, एट नियर फुल लोड, फुल लोड पे जब ये रहता है तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करता है। क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर में हमने सॉल्व करवा रखा है। इन ट्रांसफार्मर यूजिंग हॉट रोल्ड स्टील द क्रॉस सेक्शन ऑफ द योक इज मेड अबाउट ग्रेटर देन दैट ऑफ कोर, तो कितना परसेंट ज़्यादा रहता है आपका, 15%। योक विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आर यूज्ड फॉर, ठीक है, तो स्मॉल कैपेसिटी ट्रांसफार्मर में, स्मॉल कैपेसिटी ट्रांसफार्मर के लिए योक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहुत ही जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।